आज की सबसे बड़ी खबर से, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर है। यह सबसे बड़ी खबर भी है और सबसे दुखद खबर भी है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह आतंकवादी हमला हुआ कैसे और क्यों इस हमले को पुलवामा जैसा हमला बताया जा रहा है। सेना के मुताबिक आज दोपहर लगभग 3 बजे जब आर्मी का एक कॉन्वॉय जम्मू डिवीजन के एक इलाके से पुंछ की तरफ जा रहा था, उस समय आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर हमला किया और यह हमला ग्रेनेड बॉम्ब से किया गया था। सेना का यह काफिला जिस इलाके से पुंछ की तरफ निकला था, उस इलाके को भिंबर गली कहते हैं और सेना का कहना है कि यह आतंकवादी हमला भिंबर गली से पुंछ के बीच हुआ है और ये दोनों ही इलाके जम्मू के राजौरी सेक्टर में आते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी ट्रक की हैं। उस काफिले में ये ट्रक भी था और जो ग्रेनेड से हमला हुआ वो इस ट्रक पर हुआ। भारतीय सेना ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि इस काफिले में कुल मिलाकर कितने ट्रक शामिल थे, लेकिन हमें यह पता चला है कि आतंकवादियों ने जिस ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया वो ट्रक इस काफिले में सबसे पीछे चल रहा था। यानी इस काफिले का जो आखिरी ट्रक था वो ये था। और जब यह हमला हुआ उस समय वहां तेज बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, मौसम बहुत खराब था, जिसका फायदा इन आतंकवादियों ने उठाया और भारतीय सेना के इस काफिले में जो ट्रक सबसे पीछे चल रहा था उस पर यह हमला कर दिया। इसके अलावा यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह काफिला भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का था और इस आतंकवादी हमले में जो 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस का हिस्सा थे। यानी ये वो जवान थे जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे और इन जवानों का ये मूवमेंट इस मार्ग से लगातार होता रहता था। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब पुलवामा में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था सेना पर, उस समय भी आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर इसी तरह से हमला किया था और उस हमले में विस्फोटक से भरी आतंकवादियों की एक गाड़ी सीआरपीएफ के जवानों की बसों से भिड़ गई थी, जिसके बाद हुए धमाके में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। और अगर आप इस हमले को भी देखेंगे तो यह भी उसी तरह से किया गया एक हमला है। इसमें भी पहले भारतीय सेना के काफिले पर नजर रखी गई, यह देखा गया कि वो कौन सा रूट लेते हैं, किस समय यह काफिला गुजरेगा और फिर एक ऐसी जगह पर सेना के एक ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें 6 जवान मौजूद थे और इनमें से 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान अब भी घायल है और उसका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस पूरे हमले की जानकारी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है और बड़ी बात यह है कि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद पहली बार कोई इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है भारतीय सेना पर और इस हमले के पीछे जिस आतंकवादी संगठन का हाथ बताया जा रहा है उसका नाम है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यानी PAFF। ये ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये बिल्कुल एक नया संगठन है और मैं कुछ कागज आज अपने पास साथ लेकर आया हूं। भारत सरकार ने इस आतंकवादी संगठन पर इसी साल 7 जनवरी को प्रतिबंध लगाया था और इस संगठन के बारे में देश की संसद को भी तब भारत सरकार ने जानकारी दी थी और इसके मुताबिक यह संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही एक अलग शाखा है, जिसका मकसद है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थरबाजी की ट्रेनिंग देना, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम के नाम पर हथियार चलाना सिखाना और भारत के सुरक्षा बल, नागरिक और नेताओं की हत्या करना। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आतंकवादी संगठन ज्यादा पुराना नहीं है और इसका गठन वर्ष 2019 में ही हुआ था। मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूं भारत सरकार ने इसके बारे में क्या कहा था। PAFF, इट इज ए प्रॉक्सी आउटफिट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2019। 2019 में यह बना था और बाकी की इसकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक खास बात इसमें लिखी है, कंस्पायरिंग प्रोएक्टिवली फिजिकली एंड इन सोशल मीडिया टू अंडरटेक वायलेंट टेररिस्ट एक्ट्स इन जम्मू कश्मीर एंड अदर मेजर सिटीज इन इंडिया। यानी इसका जो मकसद है
वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला तो है ही, भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी हमला करना इसका एक बहुत बड़ा मकसद है और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। यानी भारत सरकार को इसके बारे में पता था और उन्होंने 7 जनवरी को ही इस संगठन पर प्रतिबंध भी लगाया था। यानी जिस साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, उसी साल यह आतंकवादी संगठन बना और इसी साल 7 जनवरी को इसकी पहचान होने के बाद इसे भारत में बैन कर दिया गया। लेकिन आज इन्होंने ही हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया और इस हमले के पीछे कोई और नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, एक ही देश है और उसका नाम है पाकिस्तान। तो सोचिए पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, आज पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए एक दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बाहर से लोन नहीं मिल रहा। लेकिन आज भी सोचिए पाकिस्तान का सारा ध्यान यहीं जम्मू कश्मीर पर लगा हुआ है। पाकिस्तान अपना सारा पैसा, जो उसके पास कुछ पैसा बचा भी है, सारा पैसा इन आतंकवादी हमलों पर खर्च कर रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा जब वर्ष 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और अपना बदला ले लिया था। इसी तरह जब वर्ष 2016 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया था और इस हमले में हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे, तब भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब दिया था और हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के कैंप्स को नष्ट कर दिया था। और इसलिए आज हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं, पाकिस्तान को डिप्लोमेसी की भाषा समझ में नहीं आती, पाकिस्तान को और कोई भाषा समझ में नहीं आती, दोस्ती की भाषा तो उसे आती ही नहीं है। इसलिए जिस भाषा में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा समझ आती है बात, उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सेना पर यह आतंकवादी हमला बहुत ही महत्वपूर्ण समय में हुआ है और आप जानते हैं यह सबसे महत्वपूर्ण समय इसलिए है क्योंकि वहां यानी जम्मू कश्मीर में 22, 23 और 24 अप्रैल को G20 देशों की एक बैठक होने वाली है। यानी सोचिए अब से 2 दिन के बाद जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है और आज यह घटना हो जाती है। और पाकिस्तान G20 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इस बैठक का लगातार विरोध करता आ रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले से ही इस बात का अंदाजा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे कि आतंकवादी इस बैठक से पहले कोई बड़ा हमला कर सकते हैं और G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की सीमा पार से घुसपैठ भी बढ़ सकती है। ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा है, ये वही इनपुट है जो इंटेलिजेंस का इनपुट है। आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर, यानी ये इनपुट हमारे पास था पहले। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है एज पर रिलायबल सोर्सेज देयर इज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अथॉरिटीज, क्योंकि भारत में रिगार्डिंग G20 समिट टू बी हेल्ड इन कश्मीर, इट हैज ऑल्सो बीन लर्न्ड दैट अनाउंसमेंट्स आर बीइंग मेड ऑन मॉस्क्स, लाउड स्पीकर्स। यानी वहां सोचिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां की मस्जिदों में, जिसमें लोगों से कहा जा रहा है कि वो जिहाद ब्रिगेड को ज्वाइन करें और कश्मीर जाएं एक लिमिटेड समय के लिए, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट सेड दैट दोज विलिंग टू क्रॉस ओवर विल बी ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड विद आर्म्स टू डिस्टर्ब द G20 समिट इन कश्मीर। तो ये इंटेलिजेंस इनपुट्स जम्मू कश्मीर पुलिस के पास थे, जो उन्होंने भारतीय सेना के साथ शेयर भी किए थे। और इन इनपुट्स में, इन जानकारियों में यह साफ लिखा है कि पाकिस्तान बहुत फ्रस्ट्रेशन में है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है और G20 की बैठक से ठीक पहले हो सकता है छोटे छोटे ग्रुप्स और आतंकवादी सीमा पार से जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इस तरह के हमले वहां पर हो सकते हैं और सीमा पार से आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं भी इस दौरान बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सब लोग मिलकर ये चाहते हैं
कि ये जो G20 की बैठक है जम्मू कश्मीर में, या तो ये कैंसिल हो जाए और या फिर इससे पहले भारत की जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठने लगें और भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो। इस पर पिछले दिनों पुलिस की तरफ से भारतीय सेना की अलग अलग इकाइयों को एडवाइजरी जारी की गई थी, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई। और इस एडवाइजरी में बाकायदा यह बात बताई गई थी कि G20 की बैठक से पहले आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में G20 सम्मेलन को लेकर बहुत निराशा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है। अब ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको उत्तर प्रदेश की उन 3 मोस्ट वांटेड बेगम के बारे में बताएंगे जिनकी तलाश के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस और STF की टीम लगातार अलग अलग जिलों और इलाकों में छापे मार रही है और इनकी तलाश के लिए अब ड्रोन से कई इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। यानी आप सोचिए, ऐसी बेगम जिसका ड्रोन से जिस पर नजर रखी जा रही है। इनमें पहली मोस्ट वांटेड बेगम का नाम है शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की पत्नी है और उमेश पाल की हत्या के आरोप में पिछले 56 दिनों से फरार है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और पुलिस को ऐसा शक है कि शाइस्ता परवीन ने एक बुर्का गैंग बना लिया है जिसमें वो बुर्का पहनने वाली महिलाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है और लगातार अपनी लोकेशन बदलती रहती है। अब यहां पर समस्या यह है कि क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार बुर्का पहने हुए है, अपना चेहरा ढके हुए है, इसलिए उसे पहचानना किसी के लिए भी असंभव है और इसीलिए उसे पहचानने में, उसे पकड़ने में इतना समय लग रहा है। दूसरी मोस्ट वांटेड बेगम का नाम है जैनब फातिमा, जो अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद की पत्नी है और पिछले 30 दिनों से यह भी फरार है। और तीसरी मोस्ट वांटेड बेगम का नाम है अफशा अंसारी, जो जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है और पुलिस का कहना है कि मुख्तार अंसारी के बाद उसका जो गैंग है उसे उसकी पत्नी ही चला रही है और उसके खिलाफ पुलिस ने अवैध कब्जे के एक मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी किया है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है और वो भी पिछले 90 दिनों से फरार है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन की तरह मुख्तार अंसारी की पत्नी भी बुर्का गैंग बनाकर पुलिस से बचती चली आ रही है, लेकिन पुलिस ने भी इन्हें गिरफ्तार करने के लिए अब कई विशेष टीम्स बना दी है। इनमें शाइस्ता परवीन और मुख्तार अंसारी की पत्नी को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों मोस्ट वांटेड बेगम अपने पतियों का गैंग चला रही हैं और इन्हें शूटर गॉड मदर भी कहा जाता है। यानी इनके पति जो हैं वो तो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं ही, शातिर अपराधी हैं, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं वो भी उनकी खूनी सफलता में उतनी ही शामिल है, वो भी उतनी ही बड़ी अपराधी हैं और वो भी उस गैंग को ऐसे ही चला रही है। अब हम आपको इनके गॉड मदर बनने की कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो प्रयागराज के उसी अस्पताल से आज आई हैं जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या की गई थी। आज उत्तर प्रदेश की जांच टीम ने इस वारदात को रिक्रिएट किया है और इस दौरान यह देखा गया कि जब यह वारदात हुई थी, ये शूट आउट हुआ था, उस दौरान हमलावर कहां थे, कहां से आए थे और वो कैसे पुलिस सुरक्षा में अतीक अहमद के इतने करीब आने में कामयाब हुए। ये जो पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, आज आपको ये ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसमें कई सवालों के जवाब छिपे हुए हैं, जिनमें एक सवाल इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को भी लेकर है। तो आज इन सारे लोगों ने उस दिन जो शूट आउट हुआ, उस दिन जो वारदात हुई, उसे दोबारा से वैसे ही रिक्रिएट किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये जो योजना थी ये कैसे बनी, पुलिस की कामयाबी इसमें कहां कहां दिखाई देती है। आप भी देखिए, आज उस पूरा जो सीन है उसे दोबारा से आप देखिए। अस्पताल अंदर 15 अप्रैल की रात
कपड़े पहनना था। देख सकते हैं ये शूटर किस तरह से यहाँ पर पहले आरोपी जो थे अतीक अहमद और अशरफ जैसे भेज दिया, वही रिक्रिएशन यहाँ पर एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा शूट किया जाता है, इस दौरान भी वही चीज को रिक्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर लखनऊ से आई देखा हुआ है उस घटनाक्रम का जो तफ्तीश हुई है प्रयागराज पुलिस की सोसाइटी की, और वो सब यहाँ पर बताते हुए चीजों को रिक्रिएट करा रहे हैं। जैसे पुलिसकर्मी पकड़ते हैं तीनों शूटर को सही के द्वारा यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो जिन्होंने पूरे देखा हुआ है उस घटनाक्रम का जो तफ्तीश हुई है प्रयागराज पुलिस की चीजों को रिक्रिएट करा रहे हैं। जैसे पुलिसकर्मी पकड़ते हैं तीनों शूटर अरुण मौर्य को और नवेश तिवारी को, उसके बाद कैसे आरोपी सरेंडर करते हैं, यहाँ पर सरेंडर कर दिया था। ये सीधी तस्वीरें अपने आप में दर्शाते हुए कि किस तरह से 15 अप्रैल की 10:30 एफएसएल की टीम के द्वारा दर्शाने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है। नीचे ने अतीक अहमद और अशरफ को मौत के घाट उतारा। यहाँ पर दूसरा जो आरोपी था उसे, जो लकी सिंह था, उसे कैसे पकड़ा गया, सनी सिंह बाकी को अशरफ जमीन में नौजवान अच्छी अवस्था में, उसके बाद तीनों शूटरों को तुरंत